हेलो दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यूपी पीसीएस 2024-25 के लिए सी सेट की क्लास को लेकर के आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आज हम आपको अंतर वैयक्तिक कौशल और अंतर वैयक्तिक जो है संप्रेषण संचार जिसको कहते हैं पढ़ाएंगे, जिसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है इसमें आपको ये देखना है कि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, सामान्य बातचीत करते हैं, तो हम किस प्रकार के शब्दों का चयन करते हैं मित्रों। और जब हम किसी भाषण या संगोष्ठी में जाते हैं तो किस प्रकार के शब्दों का चयन करते हैं। यह जो क्लास है शब्दों के चयन का क्लास है मित्रों। इसमें हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो सबसे पहले हम उसके बारे में सोचते हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हम संचार कर रहे हैं वह प्रभावी हो। तो आप जानते हैं कि संचार जो होता है इसमें एक क्या होता है, एक श्रोता होता है और एक क्या होगा, सोर्स होगा। इसका मतलब है एक सोर्स होगा मित्रों और एक रिसीवर होगा। इन दोनों के बीच मैसेज के आदान प्रदान को क्या कहा जाएगा, संचार कहा जाएगा। और यह जो संचार होगा एक या एक से अधिक लोगों के बीच भी हो सकता है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत हम करते हैं कि संचार जिसे हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन। देखिए, लिखा है कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। संचार के प्रकार। संचार आप देख रहे हैं कि संचार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन में आप देखते हैं दोस्तों, वर्बल का मतलब होता है कि हम कोई बात बोलें, चाहे वह लिखित में दें बोलें या मौखिक में बोलें। और नॉन वर्बल का मतलब होता है हम अपने शरीर से किसी अंग से हम इशारा करें, यानी नॉन वर्बल में हम इशारा करेंगे और वर्बल में हम कुछ लिखेंगे बोलेंगे। तो देखिए कि जो वर्बल है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, वह दो प्रकार का होता है। एक ओरल होता है जिसे मौखिक कहते हैं, एक क्या होता है, रिटेन होता है जिसे क्या कहते हैं, लिखित संचार कहते हैं। ओरल मौखिक में आप देखेंगे कि जब हम किसी सेमिनार में जाते हैं, किसी संगोष्ठी में जाते हैं, तो जो वक्ता बोलते हैं और उस हाल में बैठे लोग सुनते हैं, तो वह कौन सा संचार हुआ, मौखिक संचार हुआ मित्रों। ठीक है, तो मौखिक संचार में आप देख रहे हैं कि सेमिनार, संगोष्ठी और कार्यशाला मौखिक संचार के क्या है, एग्जाम्पल है मित्रों, एग्जाम्पल। यदि आपसे कोई पूछे कि मौखिक संचार का आप उदाहरण बताइए कि ऐसा जो कम्युनिकेशन है हमको कहाँ देखने को मिलता है, तो आप बताइएगा कि सेमिनार में, संगोष्ठी में और किसी वर्कशॉप में हमको ऐसा संचार देखने को मिलता है। दूसरी बात इसमें कहा है कि रिटेन, रिटेन कहाँ मिलेगा, जब हम किसी को पत्र लिखते हैं या तार के माध्यम से सूचनाओं को देते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जैसे फैक्स करेंगे, ईमेल करेंगे, इसके द्वारा जो मैसेज का आदान प्रदान मित्रों किया जाता है वह रिटेन कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। आइए हम अब चलते हैं नॉन वर्बल पर। नॉन वर्बल संचार में आप जाते हैं, इसको कहते हैं अशाब्दिक कम्युनिकेशन संचार कहेंगे। इसमें एक है किनेसिक्स काइक जिसको कहते हैं, एक प्रोक्सीमिक्स है जिसको कहते हैं सामीप्य, एक है पैरा लैंग्वेज, एक है सिंबॉलिक। ये चार प्रकार के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के चार प्रकार हैं। एक काइक है जो शरीर के द्वारा किया जाएगा दोस्तों, जैसे शरीर, शारीरिक हाव भाव। शारीरिक हाव भाव को ही दैहिक हाव भाव कहा जाता है, यानी हम किसी को कोई चीज इशारा करेंगे, जैसे जैसे किसी को बुलाना हुआ तो हम अपने हाथ से ऐसे इसको बुलाते हैं। किसी को कहना हुआ कि भाई चुप रहो तो उसको उंगली, नाक के पास अपनी उंगली लेके जाके ऐसे कहते हैं कि शांत रहिए। तो इसी प्रकार का जो कम्युनिकेशन है, अगला व्यक्ति समझ जाता है कि हमको क्या कहा जा रहा है। जब हम उसको कह देते हैं कि उंगली ले जाकर के नाक के पास ऐसे कहते हैं, तो वो क्या करता है, बातें करना बंद कर देता है। वह समझ जाता है हमारे इशारे को कि हमको चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए ये जो कायिक है वह शारीरिक हाव भाव से ही हमको
दिखाना है। दूसरी बात है यह संकेतिक, सिंबॉलिक, ये सब 4 प्रकार हैं, लेकिन आपका जो प्रश्न आएगा वह केवल कायिक भाषा से ही आता है अभी तक। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको 2 प्रकार के संचार बताए। यदि आपसे कोई पूछता है कि भैया बताइए कि संचार कितने प्रकार का होता है कम्युनिकेशन, तो आपका उत्तर होगा 2। 2 प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। दोनों बता दिया। अब पूछेगा कि वर्बल कितने प्रकार का होता है, तो आप उसको भी बताओगे 2। एक क्या होगा ओरल, और एक होगा क्या लिखित होगा, रिटेन होगा, रिटेन। अब इसमें आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा, रिटेन का एग्जाम्पल यदि पूछा जाएगा तो आप लेटर बता सकते हैं, तार बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जो मैसेज भेजा जाता है उसको बता सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल का मैसेज, ठीक है, ईमेल का मैसेज, टेलीग्राम का मैसेज, यह भी लिख सकते हैं। व्हाट्सएप, व्हाट्सएप मैसेज और टेलीग्राम, टेलीग्राम मैसेज, इसको भी आप लिख सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज, टेलीग्राम मैसेज या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा भेजे गए मैसेज हैं, और सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशाला ये है। ठीक, अब इसको आप देख सकते हैं 4 प्रकार का होता है, इसको मैंने बताया। यहाँ से आपको यह पूछा जाएगा कि कम्युनिकेशन का सबसे सशक्त माध्यम क्या है, तो आप बताओगे कम्युनिकेशन का सबसे सशक्त माध्यम, माध्यम आप बताओगे मौखिक संचार, मौखिक संचार, ये जो है कम्युनिकेशन का सबसे सशक्त माध्यम है, सबसे प्रभावशाली माध्यम है। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। ये देखिए इसमें दिखा कि रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, लिखित संचार क्या है। तो लिखित संचार में मैंने आपको अभी बताया कि जो आप संचार पढ़ते हो वो कितने प्रकार का पढ़ते हो, 2 प्रकार का पढ़ते हो। एक पढ़ते हो वर्बल, वर्बल पढ़ते हैं आप, और एक क्या पढ़ते हैं नॉन वर्बल पढ़ते हैं, नॉन वर्बल पढ़ते हैं। नॉन वर्बल में मैंने आपको 4 बातें बताई हैं, 4 बातें बताई हैं, एक का एक सांकेतिक, ठीक है, लैंग्वेज वाला, जो भी मैंने आपको 4 बात बताई है। इस वर्बल में मैंने आपको 2 बताया है, क्या, एक बताया मौखिक जिसको कहते हैं ओरल, और एक बताया क्या रिटेन, रिटेन बताया है। तो आपसे रिटेन की ही बात पूछी जा रही है कि रिटेन जो है, रिटेन संचार क्या है। तो रिटेन संचार क्या है, यह संज्ञानात्मक क्षमता पर आधारित है मित्रों, संज्ञानात्मक क्षमता पर आधारित है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति कुछ तभी लिख पाएगा जब उसके अंदर कुछ ज्ञान हो, उसके उसके कुछ संज्ञान में हो, तो वह लिख पाएगा। इसलिए लिखित संचार जो है संज्ञानात्मक क्षमता पर आधारित है। अब और यह इस बात को दर्शाती है कि व्यक्ति, संज्ञानात्मक क्षमता क्या दर्शाती है कि व्यक्ति जो है नए वातावरण के साथ क्या कर रहा है, एडाप्टेशन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, अनुकूलन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात ये बता रहा है कि जो व्यक्ति, अमुक व्यक्ति है जिसको लिखना है, क्या वह बुद्धिमानी से कोई निर्णय ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। तीसरी बात इसमें है कि नए कौशल को शीघ्रता से सीखने में सक्षम है कि नहीं है। तो आपको यहाँ से 3 प्रश्न मिलेंगे, इसको ऑप्शन बना देगा और आपको देगा कि लिखित संचार में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। यदि आप इसको पढ़े रहेंगे तो आपको यह प्रश्न क्लियर हो जाएगा। आइए हम आगे चलते हैं। देखिए अब मैंने बताया कि जो आप संचार पढ़ रहे हो उसमें क्या होता है, संचार जब होगा, संचार जब होगा तो संचार कहाँ से होगा, उसके लिए कोई एक स्रोत होगा, कोई एक स्रोत होगा। स्रोत मान लीजिए ये स्रोत क्या है, मोहन है, मोहन कोई व्यक्ति है, यह स्रोत है। ठीक, यह कविता सुना रहा है, क्या सुना रहा है, कविता सुना रहा है, किसको, सोहन को, सोहन को ये क्या कर रहा है, कविता सुना रहा है। अब बताइए कि मोहन सोहन को सुनाया कविता, मोहन सोहन को सुना दिया कविता, लेकिन यह कविता सोहन को समझ में आई है कि नहीं आई है, वह इस बात पे डिपेंड करेगा कि सोहन ने कितना ध्यान दिया। यदि सोहन ध्यान देगा तभी उसको कविता अच्छी लगेगी। ठीक, और जब उसको अच्छी लगेगी सोहन को, तो वह बताएगा क्या,
कि आपकी कविता बहुत अच्छी थी, आपने बहुत अच्छा उसको गाया, तो मोहन को क्या मिलेगा? फीडबैक मिलेगा कि मैं कविता अच्छा गा लेता हूँ, कविता अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आइए अब आपको मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ से आपको प्रश्न कैसा पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि मैसेज मैसेज कैसा होता है, या ऑप्शन में आपको दे देगा कि मैसेज कैसा होगा। तो मैसेज सुस्पष्ट संकेत है जो कोलाहल से क्या है, ऊपर है। अब भैया ये बताओ कि जब कहीं पर झगड़ा हो जाता है तो क्या वह मैसेज है कोई? उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं तो वह कोलाहल है, कोलाहल है। और जब कोई सुस्पष्ट बातें बोली जाती हैं तो वह मैसेज है। अब ये मैसेज हो गया। मैसेज किसके पास गया? श्रोता के पास गया। श्रोता अच्छा मैसेज कौन सा है? अच्छा श्रोता कौन है? जब वह ध्यान देगा, अटेंशन करेगा, ध्यान देगा, तो यह बता देगा कि जो है यह कोलाहल नहीं है, मैसेज स्पष्ट है। अब इसको क्या करेगा? इस स्रोत को क्या करेगा? फीडबैक देगा। अब देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूँ। ये मान लीजिए सोर्स है, और ये क्या है? ये है रिसीवर। रिसीवर है जिसको हम श्रोता कहते हैं, ये सोर्स है, और ये रिसीवर है। इसके पास मैसेज गया, इसके पास क्या गया? मैसेज गया दोस्तों। अब ये देखो मैसेज गया। अब ये मैसेज, ये जो है इसके पास फीडबैक तब आएगा, ये फीडबैक फीडबैक तब आएगा जब इस मैसेज में कोई भी कोलाहल ना हो। मैसेज कैसा हो? मैसेज जो है स्पष्ट हो, स्पष्ट हो तो ही फीडबैक आएगा। यदि मैसेज स्पष्ट नहीं है तो कोई फीडबैक नहीं आएगा। मान लीजिए हम किसी व्यक्ति से कोई बात कह रहे हैं और वह मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो है सुस्पष्ट संचार हुआ क्या? तो आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति जब तक रिस्पॉन्स नहीं करेगा मेरी बातों को, तब तक हमें ये मानना है कि मैं अपनी बात को उस व्यक्ति तक पहुंचा नहीं पाया हूँ। इसलिए मेरा जो बोलना हुआ, मेरा जो पढ़ाना हुआ, वह सब बेकार हुआ। यदि मैं आपको इस बात को ना बता पाऊँ कि सोर्स और रिसीवर ये दोनों जो हैं, मैसेज को और फीडबैक को यह क्रिया रहेगी साइकिल के रूप में। यदि मैं यह आपको ना समझा पाऊँ तो जो भी मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, यह प्रभावी कम्युनिकेशन के अंतर्गत नहीं आएगा मित्रों। ठीक है, तो आइए हम अगली बात करते हैं। ये देखिए मौखिक संप्रेषण या संचार के जो भी बात यहाँ पर होगी उसको देखना है। संप्रेषण यदि आता है या संप्रेषण आएगा या संचार आएगा तो दोनों का मतलब एक ही होता है, आपको समझ जाना है। दोनों एक ही बात है, चाहे संप्रेषण बोलेगा चाहे संचार बोलेगा। लिखा है कि मौखिक संचार। आपने संचार को देखा, आपने संचार को देखा कि संचार को मैंने कितने भागों में बांटा? दो भागों में। एक को कहा वर्बल और एक को कहा क्या? नॉन वर्बल। नॉन वर्बल, एक को कहा नॉन वर्बल। नॉन वर्बल को मैंने चार भागों में बांटा था और इसको मैंने दो भागों में बांटा था। एक कहा था कि ओरल ओरल होगा और एक क्या कहा था कि रिटन होगा, रिटन कम्युनिकेशन होगा। तो आपसे पूछा है कि वर्बल क्या है? वर्बल 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 का मतलब होता है शाब्दिक। आपसे पूछा है कि ओरल क्या होता है? ओरल का मतलब होता है मौखिक। ओरल का मतलब क्या होता है? मौखिक। अब इसी मौखिक संचार के बारे में पूछा है कि मौखिक संचार क्या होगा। जब आपसे कभी भी मित्रों मौखिक संचार पर प्रश्न आएगा, तब आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो भी व्यक्ति, चाहे मैं हूँ आपसे बात कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, चाहे कोई भी आपका मित्र या दोस्त आपसे बात कर रहा है, यदि आप हिंदी भाषा जानते हो, वह आपसे अंग्रेजी भाषा में बात करेगा, तो क्या आप उसकी बात को समझ पाओगे? तो आप नहीं समझ पाओगे। यह जो बोलने वाली बात होती है इसी को मौखिक कहते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बोल करके, यदि मैं यहाँ पे लिखता नहीं और इसी तरीके से मैं आपको बताता, तो यह जो है जो कम्युनिकेशन हमारा और आपका आपके बीच होता यूट्यूब के माध्यम से, यह जो होता
वह हो जाता ओरल। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन हो जाता। ठीक, आइए इसमें ओरल कम्युनिकेशन प्रभावी तभी होगा जब वक्ता, कौन वक्ता, कोई आपका टीचर, कोई आपका नेता, जो भी है, कोई आपका मित्र, यदि आप कोई आपके पास कोई बात बोल रहा है और बोलने के दौरान वह यदि सरल भाषा का प्रयोग ना करके कठिन भाषा का प्रयोग कर रहा है तो ऐसे में मौखिक संचार नहीं होगा। ठीक है, तो मौखिक संचार होने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है, सबसे उपयुक्त कंडीशन क्या है कि जो वक्ता है वह अपनी बातों में सरल भाषा का प्रयोग करे। यह एग्जाम में आया हुआ है मित्रों प्रश्न, यह क्या है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि मौखिक संप्रेषण में क्या होना चाहिए। ऑप्शन दिया है कि कठिन भाषा का प्रयोग होना चाहिए, सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। तो आपका उत्तर क्या होगा, सरल भाषा का प्रयोग मौखिक संचार में होना चाहिए। ये दूसरी बात लिखी है कि मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है कि अपनी बात को कैसे कहते हैं, कि आप अपनी बात को क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, अपनी बात को किस प्रकार कहोगे कि मौखिक संचार हो जाएगा, मौखिक संचार हो जाएगा। यदि आप अपनी बात को घुमा फिरा के कहते हो, गोल मटोल जवाब देते हो, तो आपका संचार नहीं होगा। आपको अपनी बात को बहुत प्रभावी तरीके से मित्रों कहना होगा। आप जब अपनी बात को प्रभावी तरीके से कहेंगे, सरल भाषा का प्रयोग करेंगे और जहाँ पर हैं उन समुदाय के लोगों को ध्यान में रख करके बातें करेंगे, तो आप अच्छी तरीके से मौखिक संचार कर पाएंगे। यदि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आप हिंदी भाषा को अच्छी तरीके से जानते हैं मित्रों, और आप उड़ीसा चले जाइए, और उड़ीसा जब चले गए आप, तो आपसे वहाँ के लोग जो हिंदी नहीं जानते हैं, ओड़िया जानते हैं भाषा, तो आपको सबसे पहले उन लोगों के बीच में ओरल कम्युनिकेशन करने के लिए, मौखिक संचार करने के लिए उड़िया भाषा आपको सीखनी होगी। जब उड़िया भाषा आप सीख जाओगे तब आप उनकी भाषा में सरलता पूर्वक बातों को अपने रख पाओगे और तब आपका मौखिक संचार प्रभावी हो जाएगा। दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मौखिक संप्रेषण का लाभ क्या है। अब मान लीजिए कि मौखिक संप्रेषण एक होता है लिखित, एक होता है रिटन, और एक क्या होता है, एक होता है ओरल। ओरल की बात हो रही है, ओरल की बात हो रही है। रिटन में आपको पहले क्या लेना होगा, पेन लेना होगा। ठीक है, पेन लेना होगा, कागज लेना होगा, पेपर लेना होगा। मान लीजिए पेपर लेना होगा, या तो कोई मीडियम हो, मीडियम हो जैसे व्हाट्सएप हो गया, ये सब मीडियम हो गया, वहाँ पर आप लिखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कोई प्लेटफार्म हो गया जहाँ पर आप मैसेज को टाइप कर सकते हैं, तो आपको टाइप करने में भी समय लगेगा। लेकिन ओरल में आपको कुछ टाइप वाइप नहीं करना है, केवल बोलना है। तो देखिए इसके लाभ दिए हुए हैं। इसके लाभ हैं कि मौखिक संप्रेषण के लाभ क्या होते हैं। तो आपको दिखा है कि लिखित संचार की तुलना में यह कम खर्चीला है। अब मान लीजिए कम खर्चीला ऐसे समझो, एकदम सरल भाषा में समझो कि हमें आपको एक मैसेज भेजना है कि मेरे मित्र रमेश, आप इलाहाबाद से कब आओगे, आप इलाहाबाद से कब आओगे, आपसे मिलना है। तो मुझे क्या करना है, ओरल कम्युनिकेशन करना है। ओरल कम्युनिकेशन करने का मतलब या तो मैं अपने मित्र के पास जाऊं और उसको बोल दूं, या तो किसी प्लेटफार्म के जरिए, जैसे फ़ोन है, फ़ोन से मैं उसको बोल दूं कि आ जाइए। लेकिन यदि मुझे यह कोई सूचना देनी हो, मैं फैक्स करूं उसको, कोई पत्र लिखूं उसको, तो इसमें समय भी लगेगा। ठीक है, खर्चीला भी आ जाता है। कोई बात उसको फैक्स करना है तो उसका पैसा देना पड़ेगा। और मान लीजिए तो वही है कि लिखित संचार की तुलना में यह कम खर्चीला है, खर्चीला कम है। इसमें सरल भाषा, सरल भाषा और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग भी किया जा सकता है। मौखिक संप्रेषण में सरल भाषा या आम बोलचाल की भाषा का क्या होगा, प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, अब यह संचार तीव्र है, तीव्र है और इसमें समय की बचत होती है। मान लीजिए कि मुझे इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद
रहता हूँ और मेरा घर है कहाँ पर, मणिपुर, मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर में है भाई। और मैं इलाहाबाद में रहता हूँ और ये इलाहाबाद कहाँ है, यूपी में है। अब देखिए, यदि मेरे पास फोन होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगी मेरे पास, तो मैं अपने घर मणिपुर तुरंत फोन लगाऊंगा और 2-4 मिनट बात करूंगा और फिर मेरी बात हो जाएगी। इसका मतलब है कि मौखिक संप्रेषण तीव्र है, तुरंत हुआ, मैंने बात किया और तीव्र हो गया। यदि मैं इसको पत्र लिखूं तो मणिपुर जाने में पत्र को 2-4 दिन तो लगेगा ही, फिर अंतर्देशीय जमा करूंगा, उसका भी पैसा वैसा चार्ज देना पड़ेगा, समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए इससे, इसको समझ में आया आपकी, आपको बात देखिए, इससे संचार तीव्र होता है, इसमें समय की भी क्या होगी, बचत होगी। चौथी बात है, इसमें श्रोता, जो श्रोता है, रिसीवर का फीडबैक तत्काल मिल जाता है, फीडबैक तत्काल मिल जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि सोहन मोहन ये सब 2-3 लोग हैं, जैसे ये मोहन है, मोहन, ये क्या है, रमेश है, ठीक है। मोहन ने गाया एक गाना, एक गाना मोहन गाया है, गाना गाया, और इसने क्या किया, रमेश ने सुना, सुना। ये दोनों लोग अगल बगल बैठे हुए हैं और मोहन ने गाना गाया और सोहन ने सुना, ठीक है। तो अब रमेश सुन लिया, गाना बहुत अच्छा लगा तो तुरंत कह दिया कि भैया मोहन, तुमने बहुत अच्छा गाया, तुमने बहुत अच्छा गाया, अच्छा गाया। तो जब बहुत अच्छा गाया तो मोहन को क्या मिल गया कि फीडबैक मिल गया, फीडबैक मिला कि भैया मैं गाना बड़ा अच्छा गाता हूँ, मुझे सिंगर बनने का स्कोप मेरे में है, मैं अब पढ़ाई लिखाई छोड़ करके सिंगर बन जाऊँ, ठीक है। तो आपको फीडबैक इस तरह के संप्रेषण में तुरंत मिलेगा। मौखिक संचार से निकट संपर्क की सुविधा देता है। मौखिक संचार आप तभी कर पाओगे जब आप उन एक दूसरे के संपर्क में रहोगे, निकट रहोगे। इन सब 4 बातों को ध्यान में रखिए, ये ऑप्शन में आ सकते हैं, इसलिए इसमें मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा उन सब चीज़ों को आपको एकदम बेहतरी के साथ ध्यान में रखना है। आइए, ओरल कम्युनिकेशन जो मौखिक संचार है के कितने पहलू हैं, तो इसके 3 पहलू हैं। कितने पहलू हैं, 3 पहलू। यदि आपसे पूछता कि मौखिक संचार के कितने पहलू हैं, तो आप बताओगे 3 पहलू। कौन कौन से ऑप्शन में, वार्तालाप, एक श्रवण है, श्रवण का मतलब श्रवण कुमार नहीं, श्रवण का मतलब सुनना, और तीसरा है कि भाव भंगिमा, शारीरिक भाव भंगिमा, भ्रिकुटी हिलाना, इशारों में बनाना, वह क्या है, भाव भंगिमा है। ओरल कम्युनिकेशन में क्या बाधा उत्पन्न करती है, बाधा उत्पन्न करती है पुअर लिसनिंग। इसका मतलब है कि जब आप एक दूसरे से बात कर रहे हो दोस्तों, तो दूसरा व्यक्ति जिसे आप बात कर रहे हो, यदि उसके कान में कोई दिक्कत है, सुनता कम है, बहरा है, तो क्या वह अपनी बात आप उसको बता पाओगे। तो पुअर लिसनिंग या खराब श्रवण जो है ओरल कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करता है। मित्रों, यह भी प्रश्न में आया हुआ है यूपी पीसीएस के कि ओरल कम्युनिकेशन में कौन बाधा उत्पन्न करता है, तो उसका उत्तर है खराब श्रवण, खराब श्रवण। और एक और भी हो सकता है भाषा की कठिनता। यह सब चीज़ें हैं जो ओरल श्रवण में क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले क्लास में मैं पुनः आपसे मिलूंगा। क्लास को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और ज़बरदस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।